रात अंधेरी थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। तूफान सब पर भारी था। उन कड़कती हुई बिजलियों के बीच में एक आकाशवाणी होती है। एक आकाशवाणी जो एक कोडेड मैसेज में सबको सुनाई देती है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आती। वो आकाशवाणी होती है यूनान के राजा, एथेंस के राजा एजीस के बारे में। एजीज उस आकाशवाणी को सुन तो लेता है, मगर उसको समझ में नहीं आता। और उस आकाशवाणी का आखिर मतलब ही क्या, जिसका मतलब समझ में ही ना आए। एजीज बड़ा परेशान हो जाता है। सबको पूछता रहता है, किसी को उस कोडेड मैसेज का मतलब समझ में आया, किसी ने उस कोडेड मैसेज को डिकोड कर दिया, मगर मगर आकाशवाणी को डिकोड करना कहां किसी के बस की बात होती है। ये जिस जगह जगह पर घूमता रहता, लोगों से बातचीत करता रहता, भटकता रहता, यात्राओं पर निकल जाता, मगर उसको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन ऐसी ही एक यात्रा के लिए एजीज निकला हुआ था। यात्रा से इतना परेशान हो चुका था, इतना थक चुका था कि एजीज एक जगह पर बैठकर शराब पीने लगा। उस शराब के नशे में वो धुत हो गया। उस वक्त एजीज के पास में एक आदमी आता है। एजीज उसके सामने भी अपना दुखड़ा रोने लगता है, उसको भी वो कोडेड मैसेज सुनाने लगता है, लेकिन इस आदमी को उस कोडेड मैसेज का मतलब, उस आकाशवाणी का मतलब समझ में आ जाता है। वो आकाशवाणी बादशाह एजीज के लिए की गई थी। उस आकाशवाणी में एजीज को कहा गया था कि आकाशवाणी तो हो गई है, लेकिन इस आकाशवाणी का मतलब ढूंढने तुम यहां वहां भटकना मत। मत जानने की कोशिश करना कि क्या कहा गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो कहा गया है वो तो होकर ही रहेगा। अगर तुम गलती से किसी यात्रा पर निकल भी जाओ तो उस यात्रा में परेशान होकर शराब मत पीने बैठना। अगर तुम नशे में हो भी जाओ तो भी किसी को बिठाकर इस आकाशवाणी का मतलब मत पूछना। तुम इस शराब के नशे में किसी औरत के साथ में गलती से भी संबंध मत बना बैठना, क्योंकि उस संबंध से तुमको एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो पुत्र इतना बलशाली होगा, इतना महान होगा कि एक दिन पूरे यूनान पर राज करेगा। और वही पुत्र एक दिन तुम्हारी मौत का कारण भी बनेगा। उस आदमी को ये सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वो एजीज को ये मतलब बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। वो मतलब बताता नहीं है, उसके बजाय वो क्या करता है, अपनी बहन एथीरा को एजीज के पास भेज देता है। और उस आकाशवाणी के हिसाब से एजीज एथीरा के साथ संबंध बना बैठता है। सवेरे जब बादशाह एथीस उठते हैं और उनको पता पड़ता है कि रात उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने एक नीची जाति की लड़की के साथ में संबंध बना दिया है, अपनी इस गलती की वजह से उनको बड़ा बुरा लगता है। वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एथीरा उनको रोकती है। एथीरा की आंखों में आंसू है। वो कहती है कि आप मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं, आप मुझे अपने साथ तो ले जाइए। लेकिन एथीस तो बादशाह था। एक बादशाह कहां एक नीची जाति की लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा दे सकता था, लेकिन वो बादशाह एक नीची जाति की लड़की की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता था। बादशाह जाते हैं, एक बड़ी सी चट्टान के नीचे अपनी तलवार छुपा देते हैं। एथीरा से जाकर कहते हैं कि तुम इस बच्चे को जन्म दो, इस बच्चे को पालो, इसको बड़ा करो, और अगर इसमें इतना साहस हो, अगर ये इतना बलशाली हो जाए कि इस चट्टान के नीचे से तलवार को निकाल सके, तो इसको मेरे पास भेज देना, मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। अपनी आंखों में आंसू लिए एथीरा बादशाह एजीस को विदा करती है। 9 महीने बाद उसकी कोख से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है थीसियस। एथीरा बेचारी अकेली ही उस बच्चे को बहुत सालों तक बड़ा करती है। जब थीसियस बड़ा हो रहा था, तब वो आसपास बच्चों को देखता था कि कैसे बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं, तो उसको बड़ा दुख होता था। वो हमेशा अपनी माँ से पूछता था कि माँ, मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कहाँ है। एक दिन एथीरा थीसियस के सारे सवालों से इतनी परेशान हो जाती है कि उसको सब कुछ सच सच बता देती है कि उसका पिता कहाँ है, उसका पिता कौन है। थीसियस इस बात से बड़ा रोमांचित हो जाता है। वो जाता है उस चट्टान के पास, अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उस चट्टान को हिलाता है, और उसके नीचे से वो तलवार निकाल देता है और चला जाता है एथेंस की तरफ, अपने पिता के पास, अपने पिता की तरफ। जब भी कोई हीरो किसी यात्रा पर निकलता है, तो उसकी यात्रा बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं हो सकती।
और एथेंस को जाने वाला रास्ता तो था भी बड़ा मुश्किल, था भी बड़ा खतरनाक, लुटेरों से पटा हुआ था। इसीलिए उस जमाने में जब भी किसी को एथेंस जाना होता था तो उस समुद्र के रास्ते से जाते थे। लेकिन हमारा थीसियस तो हीरो है। हीरो कभी भी मुश्किलों से डरता नहीं है, हमेशा मुश्किलों का सामना करता है और वो जमीन के रास्ते से एथेंस की तरफ निकल जाता है। उस रास्ते में हजारों मुश्किलें आती हैं, सैकड़ों लुटेरे आते हैं, आंधी तूफान सब कुछ आते हैं। उन सारे तूफानों से, उन सारे लुटेरों से लड़ता हुआ हमारा हीरो थीसियस एथेंस पहुंच जाता है। और एथेंस पहुंचने से पहले तो उसका नाम एथेंस पहुंच जाता है कि एक ऐसा आदमी एथेंस आ रहा है जो समुद्र से नहीं, जमीन से आ रहा है। लोग थीसियस का स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं, भीड़ जुट जाती है। उस भीड़ में बादशाह की नजर थीसियस पर पड़ती है और नजर पड़ती है उसके हाथ में उस तलवार पर। और बादशाह ये समझ जाता है कि उन्हीं का बेटा है। बादशाह थीसियस को स्वीकार कर लेता है, उसको युवराज घोषित कर देता है और वहां पर उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन हमारे हीरो की समस्या वहीं पर खत्म नहीं हुई। एथेंस से कुछ दूर क्रीट नाम का एक टापू था जहां पर मीनोटार नाम का एक राक्षस रहता था। एथेंस में एक प्रथा थी कि हर 9 साल में 7 लड़के और 7 लड़कियां उस राक्षस के पास भेजी जाती थी, उस राक्षस के बलि चढ़ाई जाती थी। जब थीसियस को ये बात पता पड़ी कि बच्चे इकट्ठा किए जा रहे हैं उस राक्षस को बलि चढ़ाने के लिए, तो उसका दिल दहल गया। थीसियस वहां पर जाता है, उन बच्चों को देखता है जो अपने माता पिता से बिछड़ने वाले हैं, और उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि अपने बचपने में थीसियस भी अपने पिता से बिछड़ चुका था और उसको वो दुख पता था कि अपने माता पिता से बिछड़ने का दुख क्या होता है। उस वक्त थीसियस ये बात ठान लेता है कि वो जाएगा क्रीट टापू पर, उस राक्षस से लड़ेगा और ये प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। थीसियस की ये बात सुनकर हर कोई परेशान हो जाता है। हर कोई थीसियस को मना करता है कि अरे भाई, इतने समय से जो चल रहा है उसको रोकना अच्छा नहीं होता है, उसको तुम रोको मत। बादशाह एजिस भी थीसियस से आके कहते हैं कि तुम उससे लड़ने मत जाओ, मेरे बहुत समय बाद तो मैं तुमसे मिला हूं, इतने समय बाद मैं अपने बेटे से मिला हूं, अपने बेटे से बिछड़ नहीं सकता। उस राक्षस ने अगर तुम्हें मार दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। लेकिन थीसियस के साहस के आगे हर कोई झुक जाता है। थीसियस युद्ध के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है और क्रीट टापू की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब थीसियस वहां से निकल रहा होता है तो बादशाह उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लड़ाई के लिए, मैं तुम्हें युद्ध के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम जीतो, और जब तुम वहां से निकलो और जब तुम एथेंस पहुंच रहे हो तो अपने जो जहाज के पाल हैं उनको सफेद कर देना, जिससे हमको पता पड़ जाए कि तुम जीत चुके हो और तुम्हारा यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाए। अपने पिता बादशाह एजीस का आशीर्वाद लेकर थीसियस क्रीट टापू की तरफ निकल जाता है मीनोटॉर राक्षस का वध करने। थीसियस जब जहाज लेकर क्रीट पहुंचता है तब मीनोटॉर उसके सामने आता है, और मीनोटॉर देखता है कि इस बार जहाज में बच्चे तो है ही नहीं। उस वक्त मीनोटॉर को लगता है कि किसी ने उसके साथ में छल किया है, उसको बड़ा गुस्सा आता है और उस गुस्से में मीनोटॉर थीसियस पर टूट पड़ता है। थीसियस भी अपनी तलवार निकालता है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जो कई दिनों तक चलता है। तलवार से तलवार टकराती है, पत्थर से पत्थर, चट्टानों से चट्टानें टकराती है, और उस युद्ध में थीसियस मीनोटॉर को मार देता है और एथेंस की उस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अपनी जीत से खुश होकर थीसियस वापस एथेंस की तरफ निकलता है, लेकिन अपनी खुशी में वो एक चीज भूल जाता है कि अगर तुम मीनोटार को मार दो तो लौटते वक्त अपने जहाज के पाल, अपने जहाज के सेल्स सफेद कर लेना, ताकि हमको पता पड़ जाए कि तुम जीत चुके हो और यहां पर तुम्हारा भव्य स्वागत हो। थीसियस का जहाज एथेंस की तरफ जा रहा है और वहां पर एथेंस में भी हर कोई थीसियस का इंतजार कर रहा है। बादशाह एजीज भी थीसियस का इंतजार कर रहे हैं। जब बादशाह की नजर उस जहाज पर पड़ती है, जब बादशाह की नजर जहाज के उन काले पाल पर पड़ती है, काले सेल्स पर पड़ती है, तो बादशाह को लगता है कि थीसियस हार चुका है।
बादशाह से अपने पुत्र की मौत की खबर सहन नहीं होती और बादशाह इतना दुखी हो जाता है कि उस समंदर में कूद जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और जो आकाशवाणी हुई थी इतने सालों पहले कि बादशाह एजीज की मृत्यु का कारण उनका पुत्र होगा, वो आकाशवाणी आखिरकार सच हो जाती है। थीसिस का वो जहाज जिससे उसने मीनोटॉर से युद्ध किया था, जिससे उसने मीनोटॉर को हराया था, वो जहाज एक स्मारक बन गया। लोग दूर दूर से आते उस जहाज को देखने, उसकी पूजा करते। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस जहाज की जो लकड़ी थी वो सड़ती गई, और जैसे जैसे कोई लकड़ी सड़ती जाती उस लकड़ी को रिप्लेस कर दिया जाता और एक नई लकड़ी उसकी जगह लगा दी जाती। समय के साथ क्या हुआ कि जो सारी लकड़ियां थी वो बदल दी गई थी और उनकी जगह नई लकड़ियां आ गई थी। शिप ऑफ थीसिस आज एक फिलॉसफी है। एक क्वेश्चन है कि क्या ये वही जहाज है, या फिर लकड़ी बदल देने से, उन सारे पार्ट्स को बदल देने से वो जहाज भी बदल गया है? अगर हाँ, तो क्या उन सारे पुराने पार्ट्स को जोड़कर, उन सारे पुरानी लकड़ियों को जोड़कर वही शिप ऑफ थीसिस बनाया जा सकता है जो थीसिस का था? किसी चीज की पहचान आखिर होती कैसे है? उन सारे पार्ट्स को मिलाकर पहचान होती है जिससे वो पूरा बनता है, या फिर जो होल सोल है उससे उसकी पहचान होती है, या फिर जैसा हमारे इंडियन फिलॉसफी में होता है कि आत्मा तो वही रहती है, उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं? क्या शिप ऑफ थीसिस उसको फॉलो करता है? इफ एवरीथिंग दैट मेक्स यू चेंजेस, then what makes you you? Who are you?